सभी साथियों का धाकड़ साइंस क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी का टेस्ट सीरीज की और ये इसमें 12 प्रश्न हैं जो कि इन 12 प्रश्नों में से पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी हैं, कुछ प्रश्न एनसीईआरटी की जो बुक है उसके भी हैं। और इस पूरी टेस्ट सीरीज में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ना उसका स्क्रीनशॉट जरूर सेव रखिए। तो आज का पहला प्रश्न जो है ना मैं आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। मेरे भाई मेरे बहन जो मेरे साथीगण हैं जो वेट कर रहे हैं वो उनके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने। इसका जल्दी से आप क्या करें उत्तर दे दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या कहना चाहता है, प्रश्न नंबर पहला है, ये कहना चाहता है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। सब ऐसा कौन सा सिद्धांत है या ऐसा किसने ये बात कही थी, ये बात दोनों पे लागू हो रही। जिसने सिद्धांत दिया उसने ये बात कही होगी, तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है या उसका सिद्धांत है जो इस मत को स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ये बात आपको बतानी है साहब, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है ये जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 1 को। जो मेस्लो का सिद्धांत है, मेस्लो का सिद्धांत ने ये बात बताई थी। जो मेरे भाई बहन है मेरे साथीगण हैं जो मेरे को कमेंट करके अवश्य बताइए। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट नंबर पर इसकी लिंक मिल जाएगी, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया या नए पहली बार ही जुड़ रहे हो चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये रीट के लिए बहुत ही उपयोगी टेस्ट सीरीज होने वाली, रीट के लिए जो साइकोलॉजी है ना उसके लिए बहुत ही मतलब शानदार कह सकते हो आप। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और इनको देख लेते हैं और विद्वान क्या क्या कहना चाहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये स्किनर साहब क्या कहना चाहते हैं, तो स्किनर ने देखो ऐसी बात कही थी कि जो अधिगम का जो सर्वोच्च राजमार्ग होता है ना ये होता है हमारी अभिप्रेरणा होती है। उन्होंने ये बात कही थी। ये इसको सभी जानते हैं। उन्होंने जीन पियाजे ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और 4 इन्होंने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और 4 क्या बताई थी इन्होंने, अवस्था बताई थी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और 4 अवस्था बताई थी। बांडुरा को कौन नहीं जानता, बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो इनको आप आराम से जानते होंगे, जिसको हम प्रेक्षणीय प्रेक्षणीय अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बात आप सबको पता होगी। अब मैं चल रहा हूँ देखो अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है साहब। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरु जी क्यों पागल बना रहे हो, इसमें क्या शानदार है। अरे शानदार ये है कि इतना सिंपल प्रश्न सबको आता है, यही शानदार है इसमें। देखना क्या 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 कहना चाहता है प्रश्न, इसको ध्यान से देखते हैं। देखो प्रश्न साहब ये कहना चाहता है कि प्रश्न नंबर दूसरा है, किशोरावस्था की अवधि होती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या गुरुजी आपने क्या प्रश्न पूछ लिया, लेकिन बस देखो मूल्यांकन की यही विशेषता होती है। मूल्यांकन क्या होता है कि अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे दोनों प्रकार के प्रश्न मूल्यांकन के अंदर निहित होते हैं, तभी जाके उस मूल्यांकन की विवेककारिता का गुण उसमें मौजूद होता है। तो इसका जल्दी से आप सब बता दोगे इसका क्या होती है, फिर भी एक बार कमेंट करके मुझे बता दो सही क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 12 वर्ष से 19 वर्ष की जो आयु होती है ना इसे हम बोलते हैं किशोरावस्था। अब ध्यान देना किशोरावस्था को क्या कहते हैं, तो स्टैनली वोल्ट ने किशोरावस्था को, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुना, स्टैनली वोल्ट ने, ये स्टैनली वोल्ट है एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने किशोरावस्था के बारे में अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने बात कही थी कि किशोरावस्था तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इन्होंने अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत 1904 में दिया था। कब दिया था, 1904 में दिया था। और 1904 में इस सिद्धांत को किस पुस्तक में दिया था, तो एडोलसेंस पुस्तक में दिया था। ये बात तो आपको याद रखनी है। तो चलिए मैं अब अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साहब। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है, बहुत शानदार प्रश्न है। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये तो प्रश्न वाक्य में शानदार है। तो जी बिल्कुल शानदार है। प्रश्न नंबर तीसरा जो ये कहना चाहता है, देखो हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है। अब आप सोच रहे होंगे साहब हमने तो ऐसा कभी नाम ही नहीं सुना, तो आपने नाम नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। ये इसका पहले तो उत्तर दीजिए आप। देखो ये कहना चाहता है कि हल सिद्धांत जो है ना किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो आपको ये बताना है कि हल सिद्धांत है जो किस प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जल्दी से मुझे कमेंट करके उत्तर दीजिए अपना। बिल्कुल साहब इसका जो करेक्ट आंसर जाता है ये जाता है हमारे ऑप्शन नंबर 3 को, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब सबलीकरण का ये किसका पर्यायवाची है, तो ये हमारे पुनर्बलन का क्या है, पर्यायवाची है। ये पुनर्बलन है, पुनर्बलन का क्या है, ये लिख दिया मैंने। पुनर्बलन जो है ना, पुनर्बलन का क्या है, ये पर्यायवाची शब्द है। तो अब आपको जैसे पुनर्बलन शब्द नहीं मिले तो सबलीकरण, सबलीकरण का मतलब होता है वही पुनर्बलन या प्रोत्साहन, ये शब्द भी इसको मिल सकते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो सीएल हल ने दिया था। और इन्होंने ध्यान देना बहुत ही मतलब ये जो हमारे सिद्धांत था थोंडाइक का उसी पर काम किया था, लेकिन उसको नपे तुले शब्दों में डाल दिया था।
साहब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्न आने वाला है। देखो आ गया प्रश्न। प्रश्न क्या कहना चाहता है साहब? प्रश्न ये कहना चाहता है कि कोहलर ने अधिगम संबंधित प्रयोग किए थे। कोहलर साहब हैं, कोहलर ने अधिगम संबंधित प्रयोग किस पर किए थे? तो किस पर किए थे मुझे जल्दी से बताइए। बिल्कुल साहब, आपका करेक्ट आंसर आता है चिपांजी जो है, चिपांजी पर इन्होंने प्रयोग किए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था मेरे को जल्दी से बता दीजिए आप। तो पावलोव ने किया था। बिल्ली पर किसने किया था? तो इस कुत्ते पर किसने किया था? पावलोव ने किया था। ये लिख दिया मैंने, पावलोव लिख दिया। और बताओ इस बिल्ली पर? तो थॉर्नडाइक ने किया था साहब। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। अब मैं आपको बता दूं, कबूतर पर बीएफ स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर ने किया था। ये स्किनर मैंने लिख दिया। और चिपांजी पर किसने किया था? चिपांजी पर करने वाले थे हमारे कोहलर साहब। अब अच्छा, कोहलर साहब क्या थे? तो कोहलर साहब जो है ना, ये गेस्टाल्टवाद थे। क्या थे ये गेस्टाल्टवादी थे। तो ये इनका स्क्रीनशॉट जरूर लेना आप। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसका। मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। बहुत शानदार प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न भी देखो ये आ चुका है। प्रश्न क्या कहना चाहता है साहब? चीन प्याजे के सिद्धांत से लिया गया है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कहीं बार ध्यान देना, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहीं बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है साहब। तो क्या कहना चाहता है? देखो प्रश्न, पहले तो मैं प्रश्न को बता दूं आपको। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। मैं प्रश्न के बारे में बता दूं आपको कि वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। वैचारिक क्रिया अवस्था का सीधा सीधा मीनिंग यही पूछना चाहता है कि वैचारिक क्रिया की जो काल होता है ना, ये कितना होता है, ये आपको बताना है किस अवस्था में ये होता है। तो आपके अभी मन में प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी हमें याद नहीं आ रहा है। तो याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना। मैं इसीलिए तो आपसे जुड़ा हुआ हूँ कि मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूँ। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 को। 7 से 12 वर्ष का जो बालक होता है ना, 7 से 12 वर्ष, इसमें क्या है कि उसके विचार का प्रबलकरण हो जाता है। मतलब विचार बहुत ही प्रबल हो जाते हैं, इसलिए इसको वैचारिक क्रिया का अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है साहब? इस अवस्था में हमारी 3 ज्ञानेंद्रियाँ, पहले नंबर पे आँख, दूसरे नंबर पे कान, तीसरे नंबर पर त्वचा सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है। इसलिए इस अवस्था को हम अनुकरण की अवस्था कहते हैं। ये हमारी संवेदी अवस्था होती है। ये अवस्था जो आती है ना, ये अवस्था, इसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें सजीव चिंतन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? सजीव चिंतन पाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सजीव चिंतन किस में पाया जाता है? तो सजीव चिंतन पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और अवस्था जो, ये अवस्था आपको पता चली गई कि वैचारिक काल की अवस्था होती है। ये होती है परिपक्वता की अवस्था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि परिपक्वता की अवस्था किससे कहते हैं? तो इससे कहते हैं। समझ में आ गई होगी ये चीज़। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। आज का जो छठा प्रश्न है, बहुत शानदार लाजवाब प्रश्न आ चुका है साहब आपके सामने। बहुत ही गजब का प्रश्न है। इसका उत्तर देना आप। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है। तो प्रश्न ये कहना चाहता है साहब, प्रश्न नंबर 6 है, कम गति से सीखने वाले, मैं इसको थोड़ा ऐसा कर दूँ ताकि आपको मात्रा में पढ़ने में आ जाए। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए साहब? टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, प्रोत्साहन, सभी। तो आप सभी इसका उत्तर दे ही दोगे। देखो मैंने प्रश्न में भी मैंने उत्तर बोल दिया। आप सभी इसका क्या करोगे? उत्तर दे दोगे, यानी सभी हो जाएंगे इसके। ठीक है ना? आपको सबको पता है कि टोली शिक्षण का मतलब होता है समूह शिक्षण। टोली शिक्षण का मतलब क्या होता है? समूह शिक्षण। समूह शिक्षण किया आप क्या करवाओगे? उसे समूह शिक्षण करवाओगे। और क्या होता है? और मैं बता दूं, अतिरिक्त शिक्षण तो एक्स्ट्रा क्लास बोलते हैं जिससे। और प्रोत्साहन का मतलब आप उसको समय समय पर मोटिवेशन करते रहोगे। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। अब मैं चल रहा हूँ अगले प्रश्न की ओर साहब। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। देखो बहुत शानदार ज़बरदस्त प्रश्न है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है साहब। इसका उत्तर देना आप। क्या कहना चाहता है प्रश्न? तो मैं बता दूं आपको। प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि साहब आपको ये बताना है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है? अनुबंधन, सामाजिक अधिगम, प्रयोगात्मक, अकस्मात अधिगम। क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा साहब, इसको जाएगा, ये ध्यान देना, ये सरल सरल प्रश्न है ना, यही एग्जाम में आते हैं। आपको जो छोटी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, मनोविज्ञान में जो आपको लगता है वो होता नहीं है, और होता है वो आपको लगता नहीं है। ये ध्यान ही रखना। आपको तो हवा भी नहीं लगेगी ऐसे प्रश्नों की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट जरूर लेना। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। आज का 8वां प्रश्न आपके सामने पेश हो गया है। देखो स्क्रीन पर बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या कहना चाहता है? प्रश्न नंबर 8 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाएगा? किसको जाएगा? ये 4 मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं, चारों में से किसको जाएगा इसका श्रेय? तो जल्दी से बताइए किसको जाएगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो जाता है ना, अब आप खुद सोचो। देखो सृजन का मतलब क्या होता है? सृजन का मतलब होता है कोई भी नए नए विचारों का गढ़त कर लेना, नई तरह से किसी चीज़ को सोचना। तो इसे हम सृजन बोलते हैं। सृजन का मतलब नई नई चीज़ें बनाना, यही चीज़ होती है।
तो ये बात किसने बताई थी? हमारे जीन प्याजे के, जीन प्याजे को इसका श्रेय दिया जाता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसी पर यह निर्भर है। पावलोव ने साहब अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। ये कोहलबर्ग गेस्टाल्टवाद क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर वापस आ चुका है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यस, बिल्कुल इस प्रश्न का आप उत्तर दे दो, मैं मान जाऊँगा आपको क्या मनोविज्ञान की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। इस प्रश्न का उत्तर दे दो आप मेरे को, मैं मान जाऊँगा कि हाँ मनोविज्ञान बहुत गजब की चल रही है आपकी। बिल्कुल, प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। देखो क्या है प्रश्न, निम्नलिखित है, निम्नलिखित में शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है कौन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ये बताना है आपको। देखो दिमाग लगा के बताओगे तो आराम से बता दो कि शिक्षक का मतलब क्या होता है और विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, यह आपको पता है ना, तो आप करेक्ट आंसर दे दोगे। इसका जो देखो शिक्षक का मतलब होता है जो जिसका क्लास पर क्या हो, स्वामित्व हो, ये लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे स्वामित्व लिखना है मेरे को। यहाँ पे देखो शिक्षक का मतलब क्या होता है, जिसका क्लास पर स्वामित्व। अब स्वामित्व का मतलब क्या होता है साहब, ये एक गुण होता है जो किससे संबंधित होता है, ये गुण है जो ये होता है प्रभुता से संबंधित होता है, ठीक है ना। और प्रभुता का मतलब क्या होता है, प्रभुता, और प्रभुता में जो गुण होता है उसे बोलते हैं हम प्रभुत्व। क्या बोलते हैं, प्रभुत्व। और जो प्रभुत्व को अनुसरण करता है उसे बोलते हैं प्रभुत्ववादी। तो बस ये यही कहना चाहता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह जो होता है ना, ये क्या होता है, प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह होता है। समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न को चलता हूँ साहब मैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। देखो शानदार प्रश्न है। क्या कहना चाहता है प्रश्न और स्क्रीनशॉट जरूर लेना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब। क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? जल्दी से बताइए कौन सा विभाग खोला है। अगर आप मनोविज्ञान पढ़ते हो तो आराम से इसका उत्तर दे दोगे। बहुत शानदार प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दे दोगे। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मनोविज्ञान विभाग जो है ना, ये इन्होंने खोला था। ये आपको भ्रमित करने के लिए ऑप्शन डाले गए थे, ठीक है ना। तो अब आज का जो साहब 11वां प्रश्न है वो आपके लिए स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। लाजवाब प्रश्न है, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है, बहुत शानदार यूनिक प्रश्न है। तो इसका उत्तर दीजिए आप। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है, प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है साहब कि प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 क्या कहना चाहता है, देखना ध्यान से। प्रश्न नंबर 11 ये कहना चाहता है कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह। प्रश्न समझ में नहीं आया, वापस पढ़ते हैं। देखो एक शिक्षक है, शिक्षक जो है ना शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके, उसने मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वो जिसकी योजना नहीं बना सकता है। देखो पाठ्यक्रम की, अगर उसको मानसिक ज्ञान प्राप्त हो गया, पाठ्यक्रम की देखते सोचेंगे अभी, और शारीरिक विकास, शिक्षण विधि और विषय वस्तुओं का चयन। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना साहब, ये जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 2 को। चाहे शिक्षक को शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन वो शारीरिक विकास की योजना नहीं बना सकता, क्योंकि शारीरिक विकास जो होता है ना वातावरण और वंशानुक्रम पर 100% निर्भर करता है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मैं आज का लास्ट फाइनल एंड अंतिम प्रश्न के रूप में 12वां प्रश्न पेश करता हूँ, उसका उत्तर देंगे आप सभी जने। प्रश्न बहुत सीधा है लेकिन बहुत टेढ़ा है। अब आप बोल रहे गुरुजी दोनों बात क्यों कर रहे हो, या तो एक बात करो भाई टेढ़ा है, या एक बात करो कि सीधा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ प्रश्न बहुत सीधा है, बहुत टेढ़ा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते। देखो पहले तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है ये कहना चाहता है 12 पुरस्कार एवं दंड है, सकारात्मक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि गुरुजी ये कौन सा प्रश्न दे दिया कि पुरस्कार तो सकारात्मक के अंदर जाता है और दंड जो होता है ये नकारात्मक के अंदर जाता है। अब हम किसको लगाएं गुरुजी, आप कंफ्यूज हो रहेंगे। तो इसका उत्तर मैं देने के लिए तो यहाँ आया हूँ। मेरा जो उद्देश्य है वो क्या है, जो आपको नहीं आता वो सिखाना। मेरा उद्देश्य यही तो है, जिस चीज़ से आप अज्ञानी हो उस चीज़ को आपको जानकार बनाना। तो यही तो मैं इसलिए तो आपको यहाँ आता हूँ आपके लिए। तो पुरस्कार एवं दंड जो है ना, इनको क्या करते हैं, किसी को पुरस्कार हम देते हैं, किसी को दंड भी क्या करते हैं हम देते हैं। और देता कौन है, मानव जिस भी चीज़ को देता है, क्या ना मानव जो है जिस भी चीज़ को देता है उससे हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम। मानव जिस भी चीज़ को देता है या बनाता है उससे हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम। तो इन दोनों को भी किसने दिया, मानव ने दिया, इसलिए क्या हो जाएंगे, कृत्रिम प्रेरक हो जाएंगे। तो साहब ये थे 12 प्रश्न। कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताओगे, और कमेंट तो करोगे सही, उसके साथ साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो साथियों मनोविज्ञान के ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी अपने मित्र रीट की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि रीट में मनोविज्ञान की हमारी परख हो कि हम मनोविज्ञान कितना पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या करें,
इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप अधिक से अधिक शेयर करें। कर भला तो हो भला, आप भला करोगे तो आपका भी भला होगा, ये निश्चित तौर पे सही है और शाश्वत सत्य है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर किसी के पास शेयर करें, और अच्छा लगा है आप तो वीडियो को लाइक भी करें, और जो भी आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताओगे। तो साथियों पूरी आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम, जय सिया राम। धन्यवाद दोस्तों।